ऑक्सीजन की कमी पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई, सरकार कर रही दिन रात काम, कंट्रोल में रखे डिमांड। महाराष्ट्र में कोरोना से हाल बेहाल, शिवसेना सांसद संजय राउत की मांग, ये युद्ध जैसे हालात, सरकार को बुलाना चाहिए 2 दिन का संसद सत्र। भारत में कोरोना की बड़ी रफ्तार, देश में 2,73,810 नए मामले, 1,619 कोरोना मरीजों की मौत। महाराष्ट्र केरल सबसे ज्यादा प्रभावित। और यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी, 20 जिलों में वोटिंग, मतदाताओं में खासा उत्साह, बूथ केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा और सनसनीखेज दावा किया है। ये बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि चीन का गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसांग पर कब्जा किया गया है। ये बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। बातचीत के बाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चीन ने गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसांग पर कब्जा कर लिया है। बातचीत जहां एक तरफ जारी है, उसके बाद भी राष्ट्र की सुरक्षा को बड़ा खतरा यहां पर नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा, चीन ने गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसांग पर कब्जा किया। बातचीत जहां एक तरफ चल रही है, उसके बाद भी राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है। आपको बता दें कि चीन के मसले पर राहुल गांधी हमेशा से केंद्र की मोदी सरकार को घेरते नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार की विदेश नीति खराब है और इसी का नतीजा ये है कि हमारे कई इलाकों पर चीन कब्जा कर चुका है। एलएसी की स्थिति को लेकर राहुल गांधी लगातार बात करते हुए नजर आते हैं। वो मीडिया के सामने अपने बयान भी रखते हैं और आज एक बार फिर उन्होंने बयान रखते हुए एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चीन ने हमारे 2 हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बातचीत के बाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने कहा कि चीन का गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसांग पर कब्जा इस समय है और उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में अब सावधानी बरतनी चाहिए। ये पूरी बातें उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कही है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, हम आपको ट्वीट इस समय दिखा रहे हैं। चीन का गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसांग पर कब्जा, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। वो लगातार एलएसी के मसले पर अपनी बेबाकी से राय रखते हुए नजर आते रहे हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने एलएसी का मसला छेड़ा है। साथ ही उन्होंने ये दावा किया है कि चीन ने हमारे 2 हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है और उन्होंने कहा कि एक तरफ हम बातचीत कर रहे हैं, बावजूद इसके राष्ट्र की सुरक्षा में लगातार यहां पर सेंधमारी हो रही है। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बेड बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी में डीआरडीओ ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली कैंट में बने कोविड केयर केंद्र को फिर से चालू कर दिया है, जिसमें 500 बेड की व्यवस्था है। यह सभी आईसीयू बेड हैं। डीआरडीओ के एक अधिकारी ने बताया कि इस केंद्र को डॉक्टर्स को सौंप दिया गया है। सोमवार से यहां पर मरीजों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। अभी कुछ दिन 250 बेड की व्यवस्था रहेगी और फिर उसके बाद 500 बेड मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। दवाइयों के लिए भी पूरे इंतजाम है। जरूरी दवाइयां यहां पर कम ना हो, इसके लिए सरकार के साथ मिलकर काम किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन गैस की किल्लत चल रही है। कई राज्यों के अस्पतालों में मरीजों को इसके लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के साथ संपर्क साधा गया है और 1 दर्जन से अधिक राज्यों को तुरंत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करने का फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बाबत जानकारी साझा करते हुए कहा है कि 12 राज्यों के साथ विस्तृत मीटिंग करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों की जरूरतों के हिसाब से मैपिंग की है। अलग अलग राज्यों को 6177 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी।
सिर्फ कोर 9 सेक्टर्स को छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई 22 अप्रैल तक रोकी गई है ताकि अस्पतालों को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। पीयूष गोयल के मुताबिक कोरोना के आने से पहले भारत में हर दिन 1000 से 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत होती थी, लेकिन 15 अप्रैल को 4795 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है। हजार टन के आसपास रोज का कोविड आने के पहले इस्तेमाल होता था, यानी दिसंबर 2019 के आसपास 1000 टन साधारणतः मेडिकल ऑक्सीजन इस्तेमाल होता था, कभी 1000 कभी 1200। आज के दिन वो बढ़कर 15 अप्रैल हाल में 3 दिन पहले बढ़कर 4795 मेट्रिक टन 4795 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन सिर्फ 15 तारीख को देश में इस्तेमाल हुआ है। अब तो अगले 3 दिन में जैसे नंबर्स बढ़े शायद ये नंबर और बढ़ भी गया हो। तो आप कल्पना करिए 5 गुना ऑक्सीजन इस देश में पिछले 1 वर्ष को इस्तेमाल करते हुए हमने उपलब्धता बढ़ाई और आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों को इसको भेजा जा रहा है। लगभग रोज या 2 दिन में एक बार जो प्रमुख राज्य हैं जिनमें ये समस्या बढ़ी हुई है, 12 राज्य हैं ऐसे, उनके साथ भारत सरकार के अन्य मिनिस्ट्री, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, उद्योग मंत्रालय हो, इस्पात मंत्रालय हो, स्टील मिनिस्ट्री, कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर पर कई बार और माननीय प्रधानमंत्री के अधिकारियों के साथ भी काफी विस्तार से इस विषय की चिंता की जाती है। बिना भेदभाव के देश के हर राज्य की जो जरूरतें हैं देश में कोरोना वायरस के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कई राज्यों ने अपने यहां इसी वजह से मिनी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा दी हैं। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं उस पर एक बार फिर नेशनल लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस चर्चा को लेकर कहा है कि केंद्र ने पाबंदियों को लेकर फैसला लेने की छूट ली है। अब राज्यों के हाथ में उन्होंने ये पूरी चीजें दे दी हैं कि वो क्या कुछ पाबंदियों में छूट दे सकते हैं। राज्य सरकारें ही अपने हिसाब से निर्णय ले रही हैं। अमित शाह ने कहा, विगत 3 महीनों से हमने पाबंदियां लगाने के अधिकार राज्यों को दिए हैं, क्योंकि हर राज्य की स्थिति एक समान नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेना होगा। अमित शाह ने कहा कि जब पहली बार लॉकडाउन लगा तब देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर था। बेड्स, टेस्टिंग, ऑक्सीजन समेत कई तरह की सुविधाएं पहले नहीं थी। हालांकि अब केंद्र और राज्यों की सहायता से काफी तैयारियां हो चुकी हैं। अमित शाह ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हर राज्य को अपने यहाँ की स्थिति के हिसाब से खुद निर्णय लेने होंगे और केंद्र सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। तो अमित शाह ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब राज्यों को अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि किसी भी राज्य की स्थिति समान नहीं है। कोरोना को लेकर हर राज्य की अपनी एक अलग परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं। ऐसे में ये राज्यों के हाथ में ही होगा कि वो किस तरह की पाबंदी अपने राज्य में लगाएं और किन पाबंदियों से छूट रखें। कोरोना के नए और बढ़ते मामलों पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम फडणवीस पर भी निशाना साधा है। देश में कोरोना के केसेस 2,61,000 से पार चले गए। महाराष्ट्र में भी लगभग 64-65,000 केस हर दिन निकल रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में कोविड के केस बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्यों को सहायता करे। ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो पूरा करने का काम करे। जो रेमडेसिविर है या टॉसी है, इस तरह की जो दवाएं हैं उसकी किल्लत ना हो, इसको ध्यान में रख के, और साथ ही साथ में जो लॉकडाउन के हालात बन रहे हैं, जिन राज्यों में इस तरह के फैसले हो रहे हैं, उन्हें कुछ एनडीआरएफ में से पैसे मुहैया कराएं, ताकि जो मजदूर है, छोटे लोग हैं,
उनके दैनिक रोजमर्रा की चीज़ों की किल्लत ना हो, उन्हें भी कोई मदद राज्य सरकारें दे पाए, इसलिए प्रधानमंत्री जी इसको विशेष करके ध्यान दें और जो राज्यों की मांगे आ रही है उसे एड्रेस करें ताकि देश में कोविड की परेशानी। पुलिस को जानकारी मिली ब्रुक फार्मा कंपनी के पास जो राजेश ढुकानिया है उनके पास बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने वाली दवाओं का भंडार है। निश्चित रूप से पुलिस बुलाएगी जानकारी लेने के लिए। जो ढुकानिया है उन्हें बुलाया गया, पूछताछ चल रही थी, लेकिन जब कोई पूछताछ चलती है तो नेता विपक्ष के दोनों नेता, उनके विधायक पुलिस स्टेशन में जाके अधिकारियों से सवाल जवाब करने लगते हैं। क्या कनेक्शन है भारतीय जनता पार्टी का? अगर कोई कंपनी का मालिक, जिसे दावा बीजेपी कर रही थी कि 50,000 वायल हमें ये कंपनी देने वाली है, जो गैर कानूनी था, उसको जाकर पुलिस स्टेशन में वकील की तरह जिरह करने का काम नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे। वो विरोधी पक्ष नेता की हैसियत से गए थे कि वकीली करने के लिए गए थे। कल की घटना से स्पष्ट हो गया कि एक तो जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं उनके साथ बीजेपी खड़ी है, और महाराष्ट्र को जो हम कह रहे थे कि रेमडेसिविर बड़े पैमाने पे ना मिले, जिसने कहा था कि हम देने के लिए तैयार हैं, दे नहीं रहा है, और उसी की वकालत बीजेपी कर रही है। कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए ममता बनर्जी ने भी शेष बचे चुनाव के प्रचार नहीं करने का फैसला किया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने इस बारे में ट्वीट किया और लिखा कि बंगाल चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी अब कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी। वह प्रतीकात्मक तौर पर शहर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सिर्फ एक बैठक करेंगी। बाकी सभी जिलों में भी उन्होंने चुनावी रैलियों का समय घटा दिया है। अब वह सिर्फ 30 मिनट की रैली करेंगी। आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा का चुनाव जारी है और 8 चरण के इस चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। इस बीच कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़े हैं, जिनके मद्देनजर पहले राहुल गांधी और अब ममता बनर्जी ने प्रचार से पांव पीछे खींचे हैं। तो पश्चिम बंगाल में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए ममता बनर्जी ने भी शेष बचे चुनाव के लिए प्रचार नहीं करने का फैसला किया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने इस बारे में ट्वीट किया और लिखा कि बंगाल चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी अब कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी। वह प्रतीकात्मक तौर पर शहर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सिर्फ एक बैठक करेंगी। उधर देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार खराब हो रही स्थितियों के बीच तमाम राज्य सरकारें अपने यहां प्रतिबंध लगा रही हैं। इन्हीं मसलों पर बात करते हुए बिहार कांग्रेस के नेता राजेश राठौड़ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस प्रकार से बंगाल तो चुनाव हो रहा है, वहाँ कोविड ज्यादा फैल गया होगा, वहाँ आवश्यकता जरूर इस बात की होगी, लेकिन संपूर्ण भारत में वैक्सीन की आवश्यकता है, जीवन रक्षक की दवा की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि चुनाव के कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि कोविड का सबसे बड़ा केंद्र बंगाल बन जाएगा, क्योंकि संपूर्ण भारत के भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल चुनाव में लगे थे और वहां से निकले हैं, तो सब कोविड में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बंगाल में सबसे ज्यादा दवा और इंजेक्शन की आवश्यकता होगी। और संपूर्ण भारत प्रधानमंत्री जी का है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को निश्चित तौर पे बंगाल में सारी दवा उपलब्ध करानी चाहिए, और इसलिए भी करानी चाहिए कि पिछले 3-4 महीनों में सबसे ज्यादा समय प्रधानमंत्री जी बंगाल। देखिए, लगातार भारत सरकार को WHO आगाह करता रहा कि जो आने वाले समय में कोविड का प्रकोप होगा वो भारत के लिए झेलना मुश्किल हो सकता है अगर भारत सतर्क नहीं हुआ तो। WHO के रिपोर्ट को लगातार भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी दबाते रहे और छुपाते रहे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनका सारा समय बंगाल चुनाव में जाए। अगर समय रहते WHO के बात को मान ली जाती तो इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी मौतें नहीं होती। और जितना सबसे सर्वाधिक आज बता रहे हैं, पिछले एक सप्ताह से रोज सर्वाधिक हो रहा है, और जो पिछले कोरोना काल से कई गुना अब ज्यादा जा रहा है।
ऐसी स्थिति में अब प्रधानमंत्री जी देश के लोगों से माफी मांगे और अब जो भरपूर व्यवस्था हो सकता है वो करे, राजनीतिक रैलियां वो रद्द करे और आवाम की सेवा में लगे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का जो धर्म और कर्तव्य होता है इसका पालन प्रधानमंत्री जी करें। अब तक वो नहीं किए हैं। ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, उनके सहपाठी अमित शाह जी भी जानते हैं और उसके साथ साथ देश और दुनिया के लोगों ने भी जाना है। जो मनमोहन सिंह जी जो कार्य रहा है, चाहे वो वित्त मंत्री के रूप में हो, चाहे भारत से गवर्नर के रूप में हो या प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री से हटने के बाद हो, जो जो भारत में उन्होंने प्लान किया है वो भारत के लिए फलीभूत हुआ। राहुल गांधी भी जो आगाह करते हैं वो भारत में बाद में आवश्यकता होती है। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात को आज भी प्रधानमंत्री जी मान लेंगे तो मुझे लगता है कि कोविड से लड़ने में एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी। जिस प्रकार से आर्थिक नीतियों पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुझाव दिया था और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी नहीं माने, जिसका दुष्परिणाम उन्होंने देखा। आज वक्त है कि राग द्वेष से अलग, दुर्भावना से अलग, पार्टी लाइन से अलग हटके प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी की बात माने। और यह प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि मनमोहन सिंह की विद्वता और दक्षता के बारे में भारत का दुनिया ने लोहा माना है। मैं भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुन रहा था। और एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बिहार में कोरोना से मेवालाल चौधरी के निधन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उनका निधन शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उधर कर्नाटक के मैंगलुरु में एक शख्स ने इको फ्रेंडली मास्क बनाने का बीड़ा उठाया है। ऐसे मास्क ऐसे लोगों के लिए काफी अच्छे हैं जो मास्क को यूज करके फेंक देते हैं। फेस मास्क उपयोगकर्ताओं के पास अब ऐसे कपास मास्क का उपयोग करने का विकल्प है जो फेंकने के दौरान पौधों में विकसित हो जाएंगे। मंगलुरु के पास पेपर सीड नामक सामाजिक उद्यमिता ने एक ऐसे मास्क का निर्माण किया है जिनमें तुलसी और टमाटर जैसे बीज होते हैं। इसके संस्थापक जो एक कलाकार नितिन वास हैं, उन्होंने बताया कि इस मास्क को कपास से बनाया गया है। वह पुनर्नवीनीकरण लत्ता से बने होते हैं और आंतरिक स्तर सूती कपड़े से बनाए जाते हैं और वे संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त मोटे होते हैं। पर्यावरण के अनुकूल ये मास्क बीज वाले पौधों में बदल जाएंगे। पेपर सीड ने लगभग अब तक ऐसे 400 मास्क बनाए हैं। Mask that you see right now, he is eco-friendly degradable mask which degrades once you use it or throw it in the soil. Now what is the need for a eco-friendly or a degradable mask right now is that you can see a huge amount of mask that might be from the surgical mask that you use to the mask that you make at home or the towel that you tie. It saves you from the COVID infection or the infection that can be caused from various viruses. But the most important thing that we need to remember is that with the conservation of a human being, we also need to worry about the animals and the landfills and the other aquatic animals because these masks go and reach the oceans, polluting the oceans and also the aquatic animals in that. So we, as our organization, we designed this paper mask. The first layer of mask that we have done is from the cotton rags. We have pulped the cotton rags, made sheets out of it. So the first layer is made out of cotton rags and the inner layer you can see is made from the cotton. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, जिस वजह से परिस्थितियां गंभीरता की ओर बढ़ रही हैं। ऐसे हालातों पर कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पूछिए मुख्यमंत्री साहब से कि खाली हैं बेड, आप श्योर हैं? मेरे पास सुबह से लेके अभी तक लगभग 50-100 फोन आ चुके हैं, कल 200 फोन आ चुके हैं।
LNJP ले लीजिए, लोहिया ले लीजिए, एम्स ले लीजिए, BL ले लीजिए, गंगाराम ले लीजिए, वेदांता ले लीजिए, कौन एक गुलाब बाग में है, जितने भी हॉस्पिटल हैं कहीं पर भी एक भी बेड देने को कोई तैयार नहीं है। तो केजरीवाल साहब कैसे बोल रहे हैं कि ICU में 100 बेड खाली हैं? एक भी बेड नहीं है। आप पहले बताएं कि कौन सा बेड खाली है। देखिए, अफसोस है कि राहुल गांधी जी ने उनको कहना पड़ रहा है कि दूसरे भी सोचे और रैली को रद्द करे। मैं कहूंगी कि सबको इस टाइम कोई भी पार्टी सत्ता के लोभ में लोगों को नहीं मारना चाहिए। जिस तरह राहुल गांधी जी को बिल्कुल लगा कि भीड़ से रैली करने से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो निश्चित तौर से ये कहना पड़ रहा बहुत अफसोसजनक है। मोदी साहब को, भाजपा को, बंगाल में चाहे TMC हो, भाजपा हो, सबको अपनी रैलियां रद्द कर देनी चाहिए। सिलेंडर में है ही नहीं तो प्रेशर क्या कम होगा? कहा जा रहा है कि प्रेशर कम था, लेकिन आप जहां भी जाएं, दिल्ली जाएं, मध्य प्रदेश जाएं, बिहार जाएं, महाराष्ट्र जाएं, कहीं पर भी गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। आप बड़े बड़े तंत्र दे रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि इतना ज्यादा हम प्रोडक्शन शुरू कर दिए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन सरकार को कौन समझाए कि जो पेशेंट जा रहा है उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा नहीं है। 1.5 लाख पार करे, 3 लाख पार करे, पहले बताइए रेमडेसिविर है कहाँ? क्या आप उसको ब्लैक करने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं? आप अस्पताल में जाएं, आम आदमी से पूछे, जनता से पूछे, छोटे से छोटा अस्पताल हो या बड़े से बड़ा अस्पताल, लोगों को रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। तो ये किसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं और ये कहाँ जा रहा है? अगर 1.5 से 3 लाख इसकी प्रोडक्शन हो रही है तो जा कहाँ रहा है? इसका जवाब सरकार को सामने में आकर। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसे लेकर उद्धव सरकार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। कोरोना काल में लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच मुंबई में प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन पर मजदूर पहुंचे हैं। इस दौरान स्टेशन पर भारी भीड़ देखी गई। वहीं प्रवासी मजदूरों ने कहा कि उनके लिए अब कोई काम नहीं है, इसलिए वे अपने गाँव जा रहे हैं और काम नहीं है तो हम यहाँ पर रहकर क्या खाएंगे। यहाँ क्या काम करते थे? दुकान में रहते थे। तो अब काम नहीं है तो गांव जा रहे हैं। टिकट हो गया आसानी से? आसानी से नहीं हुआ, बहुत परेशानी से हुआ। अब परेशानी से हुआ तो यहाँ कितने बजे आए? यहाँ आए 8 बजे। अच्छा, अब लाइन लगा के? लाइन लगाए 9 बजे। 9 बजे। गांव कहाँ है? गांव हसनपुर, बिहार। तो अब वापस आएंगे? लॉकडाउन खत्म होगा कि? देखा जाएगा, कहीं तो जाना ही नहीं पड़ेगा। मजदूरी करना है तो कहीं तो जाना ही पड़ेगा। बिहार में नहीं दे रहा है काम, फिर खाएंगे क्या? बस खाली से जा रहा हो, बाकी सबको तकलीफ ही है। तकलीफ नहीं होता तो आदमी लोग कैसा नंबर से कितने को तो टिकट भी नहीं है इधर, फिर भी बोले गाँव जाना है क्योंकि इधर काम नहीं है किसी के पास, तो क्या करेंगे रह के। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं जो कि दिल्ली से आ रही है। ये बड़ी जानकारी, कोरोना से लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में हालात बेहद ही ज्यादा खराब है। सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच बैठक शुरू हो गई है। कोरोना की स्थितियों को लेकर यह बैठक की जा रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल अब काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कई अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इन्हीं कमी के मद्देनजर सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र से भी मदद मांगी है। कहा है कि जिस तरह की स्थितियां दिल्ली में हो रही हैं उन्हें मिलकर ही सुधारा जा सकता है। सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल की बैठक शुरू। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में तो अब मुंबई से भी ज्यादा हालात भयावह हो चुके हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आज एक बार फिर सीएम अरविंद केजरीवाल बैठक कर रहे हैं। एलजी के साथ उनकी ये बैठक शुरू हो चुकी है। कई अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी है। इस कमी को किस तरीके से दूर किया जाए, ये बड़ा सवाल है। और ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में आज से 1 हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लागू हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है क्योंकि लगातार केसेस दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण की चेन ब्रेक नहीं हो रही, इसलिए हो सकता है कि कोई कड़ा कदम
सीएम अरविंद केजरीवाल उठा लें। अभी वो उपराज्यपाल के साथ बैठक कर रहे हैं, तो ये पूरी संभावनाएं हैं कि बैठक के बाद जब वो मीडिया को संबोधित करेंगे तो इस तरह का कोई फैसला सुना सकते हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, अभी बैठक शुरू हो गई है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच। इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए। आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर समझ लीजिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही थी और यहाँ तक कि कोरोना की जो रफ्तार है उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी, मगर जिस तरीके से अब बैठक की जा रही है, क्योंकि व्हीकल कर्फ्यू से कोई खास फर्क नहीं पड़ता नजर आया और दिल्ली सरकार अब एलजी साहब के पास बैठक कर रही है और सुझाव जाएगा कहीं न कहीं कुछ सप्ताह के लिए या फिर एक हफ्ते के लिए कहीं न कहीं संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का समाधान निकाला जा सकता है। मगर देखना होगा आज की बैठक से कितना फर्क पड़ पाता है। जी बिल्कुल, ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। राजीव, इस बीच आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि दिल्ली के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर इस समय बेड और ऑक्सीजन की कमी है, तो इन कमियों को दूर करने के लिए केंद्र की तरफ से क्या कुछ मदद पहुंचाई जा रही है इस समय दिल्ली को? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से लगातार जो है स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर बेड की कमी नजर आ रही है, ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी दोनों ही बैठक कर रहे हैं और बैठक के साथ साथ यही रणनीति निकाली जाएगी कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जिससे कोरोना की जो रफ्तार है वो बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है और केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा जा चुका है जिसमें कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए निरंतर कोशिश की जा रही है। यहाँ तक की ऑक्सीजन की कमी हो रही है उनके लिए भी लिखा गया है, यहाँ तक कि जो अस्पतालों के अंदर बेड की कमी है उसके लिए भी लिखा गया है। मगर देखना होगा कि एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों ही कितने बड़े कदम उठा सकते हैं, क्योंकि अभी तक की जो कोरोना की रफ्तार है वो दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली के हालात तो अब मुंबई से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं, जबकि हमें याद है कि कुछ 15-20 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल मीडिया से रूबरू हुए थे और उन्होंने कहा था कि अभी दिल्ली में स्थिति कंट्रोल है। तो 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि हालात मुंबई से भी ज्यादा खराब हो गए? देखिए, यहाँ पे एक चीज समझते हैं, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पहले 15 दिनों के बाद पहले कहा था कि हम दिल्ली के अंदर स्थिति को संभाल सकते हैं क्योंकि प्रॉपर इंतजाम है, हर चीज की स्थिति समझी हुई है और यहाँ की जनता भी कहीं ना कहीं सहयोग दे रही थी। मगर अब स्थिति इतनी डरावनी हो चुकी है क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर 25,000 से ज्यादा के आंकड़े कहीं ना कहीं स्थिति को बिल्कुल खराब करती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने निरंतर कोशिश की थी क्योंकि होली के मद्देनजर रखते हुए भी सब बाजारों के अंदर सख्ती बरतने के लिए कहा गया था, मगर जो बाजारों के अंदर सख्ती बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से रफ्तार बिल्कुल बढ़ी, क्योंकि हमने पहले भी दिखाया था, होली से पहले भी दिखाया था और होली के बाद में भी दिखाया था, क्योंकि बाजारों के अंदर जो अधिकारी होने चाहिए थे वो नहीं थे। लोगों की लापरवाही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच बैठक चल रही है। दिल्ली में कोरोना की स्थितियों को लेकर समीक्षा बैठक इस समय दोनों कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।